अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ABC एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। तो जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स में नाड़ा और फुगाओ मतलब मनी एंड इन्फ्लेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने बारह सिस्टम मतलब साडा प्रथा के बारे में देखा था। आज बेसिकली उसके आगे कुछ IMP टॉपिक्स IMP क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मनी मतलब नाણાંનો ઉદ્ભવ અને विकास। तो अभी हम जो मनी यूज़ करते हैं, आज से तकरीबन बहुत साल पहले हमने देखा था साडा प्रथा चलती थी। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जो नाणा के बदले में मतलब मनी के बदले में उसको यूज़ करते थे कुछ चीज़ें खरीदने या बेचने के लिए। तो अब ये यहाँ यानी कि बार्टर सिस्टम से लेके मनी तक का जो सफ़र था वो कैसा था, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आई, बेसिकली उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है हमारा कि नाણાંનો प्रकार जणाओ या तो फिर टाइप्स ऑफ मनी। तो नाणा के प्रकार कौन से हैं? तो सबसे पहला वस्तु और सेवा, जिसको वस्तु नाणु भी बोलते हैं हम, कि पहले यूज़ करते थे साटा प्रथा के अंदर वस्तु और सेवा, यानी वस्तु और सेवा के बदले में वस्तु और सेवा। मतलब सबसे पहला जो नाणा था वो कौन सा था? वस्तु नाणु। फिर उसके बाद वो यूज़ करने लगे एनिमल मतलब पशु का, पशु को नाड़ा के बदले में यानी पशु को दे के, जानवर को दे के, एनिमल्स को दे के वो सामान खरीदते थे। फिर उसके बाद कीमती पत्थर का दौर आया। बहुत सारे ऐसे रियर पत्थर होते थे जो बहुत ही कम मिलते थे, उनसे फिर एक्सचेंज चालू हो गया वस्तु और सेवाओं का। फिर उसके बाद सोना चांदी के सिक्के आए, उसके अलावा तांबा उबा के भी सिक्के आए थे। फिर उसके बाद आया पेपर मनी। पेपर मनी मतलब अगर हमारे पास जो नोट है 2500 या जितने भी नोट है ये पेपर मनी कहलाते हैं। और उसके बाद आया प्लास्टिक मनी। और अभी तो टेक्नोलॉजी डिजिटल का ज़माना है, इसके हिसाब से ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी भी बोल सकते हो आप, जैसे कि पेटीएम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। प्लास्टिक मनी की बात करें तो प्लास्टिक मनी के अंदर ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे कार्ड जो आते हैं वो प्लास्टिक मनी है, क्योंकि वो बेसिकली प्लास्टिक से ही बने होते हैं। तो ये था द इवोल्यूशन ऑफ मनी मतलब नाણાંનો उद्भव અને विकास, यानी कैसे नाड़ा आया। अब हम आगे बात करेंगे नाણાંનો अर्थ અને कार्यों, मतलब जो मनी है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और उसके कार्य मतलब उसके फंक्शंस क्या है। तो हमको यहाँ पे अर्थ दिया है अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्शल। आल्फ्रेड मार्शल ने इसकी डेफिनेशन दी थी। માર્શલના મતે કોઈ પણ સમય અને સ્થળે કોઈ સંશય કે વિશેષ તપાસ વિના જેની દ્વારા વસ્તુ અને સેવાઓનો વિનિમય થઈ શકે તેનો નાણું કહેવાય। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द मार्शल की डेफिनेशन के हिसाब से वो ये कहते हैं कि जो नाड़ा है उसका अर्थ ये है कि कोई पण समय मतलब किसी भी टाइम, आप कोई भी टाइम पे जाओ किसी भी दुकान पे, पर याद रखना 12 बजे के बाद नहीं जाना, रात को दुकानें बंद हो जाती हैं। तो दुकान खुली हो उस टाइम पे, जिस टाइम पे दुकानें खुली होती हैं उस टाइम पे आप किसी भी टाइम पे जाओ, अनेक कोई स्थले मतलब किसी भी जगह पे चले जाओ, किसी भी इंडिया के अंदर बेसिकली, क्योंकि अदर कंट्रीज़ में रुपया वगैरह चलता नहीं है, तो इंडिया के अंदर आप किसी भी समय किसी भी स्थले यानी किसी भी जगह जाओ, कोई संशय के विशेष तपास बिना, मतलब अगर आप उसको 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का या 100 का नोट देते हो तो वो उसकी जांच करने वाला है नहीं, मतलब बिना किसी संशय या तो फिर बिना किसी तपास के, જેની द्वारा वस्तु અને સેવાઓનો વિનિમય થઈ શકે, मतलब जिसके द्वारा वस्तु और सेवा मतलब आपके पास जो मनी है, जो पैसा है, जो कागज़ है, जिसके द्वारा वस्तु और सेवा का विनिमय हो सके उसको ही हम बोलते हैं नाड़ू, मनी। तो ये दैट्स अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द मार्शल के हिसाब से ये परफेक्ट डेफिनेशन है मनी की। और आपको बेसिकली यही याद रखना है डेफिनेशन। ऐसे तो बहुत सारी डेफिनेशन दी है, रॉबर्टसन ने भी डेफिनेशन दी है। उनके हिसाब से वस्तु અને સેવાના બદલામાં જે સર્વ સ્વીકૃત છે તે નાડું છે, मतलब वस्तु और सेवा के बदले में जो सर्व स्वीकृत हो, मतलब सभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हो, उसको नाड़ा बोलते हैं। जैसे कि मनी सबको एक्सेप्ट है या तो उसको नाड़ा बोलते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी डेफिनेशन बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने दी थी, लेकिन ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है मेरे हिसाब से, इसके लिए आपको यही याद रखना है। फिर उसके बाद उसके कार्यों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कार्य में सबसे जो पहला कार्य है वो है विनिमयના માધ્યમનું કાર્ય, વિનિમયના માધ્યમનું કાર્ય। फिर उसके बाद दूसरा है मूल्यના संग्राहक तरीके कार्य। फिर उसके बाद लास्ट आता है इसका फंक्शन
મૂલ્યના માપદંડ તરીકેનું કાર્ય। सबसे पहले बात करते हैं विनिमयના माध्यमનું कार्य। तो ये विनिमयના माध्यमનું कार्य क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से आप कोई भी चीज़ें खरीद सकते हो या तो फिर बेच सकते हो। खरीदना और बेचना ये दोनों, इसको ही विनिमय बोलते हैं। तो ये विनिमय का माध्यम का कार्य, ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। फिर उसके बाद दूसरा है मूल्यना संग्राहक तरीके कार्य। मतलब आप इसको क्या कर सकते हो, संग्रह कर सकते हो। क्योंकि पहले प्रॉब्लम होती थी, अनाज वगैरह होते थे तो उसको संग्रह नहीं कर सकते थे, या तो फिर वो ख़राब हो जाते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी बार्टर सिस्टम में, साटा प्रथा में। लेकिन यहाँ पे आप इसको इजीली संग्रह कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा कार्य है इसका। फिर उसके बाद लास्ट वाला कार्य है मूल्यना मापदंड तरीकेનું कार्य। मतलब आप मापदंड मतलब इजीली मेज़र कर सकते हो। जैसे कि साटा प्रथा में प्रॉब्लम होती थी कि 1 किलो घी के बदले में कितना किलो चावल, कितना किलो दाल, या तो फिर कितने जोड़ी कपड़े, या तो फिर कितने जोड़ी चप्पल देना है। वहाँ पे प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उसका एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता था। लेकिन अगर आपको 1 लीटर दूध लेना हो तो आपको 50 रुपया पे करना पड़ेगा यहाँ पे, या तो फिर कोई कुछ भी चीज़ अगर आपको लेनी है तो उसका पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स है, उसकी प्राइस फिक्स है। तो यहाँ पे मापदंड में मतलब उसको मेज़र करने में पैसा, तो हमको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। 1 लीटर दूध 50 रुपये में, दूसरा 2 लीटर दूध 100 रुपये में। तो इस तरीके से जितना भी हमको लेना है चीज़ें, वो उसका जो मापदंड है, उसका मेज़रमेंट है, वो इजीली हम यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी विदाउट एनी प्रॉब्लम, या तो फिर विदाउट एनी कॉन्सुलेशंस, कोई किसी भी, यानी इजीली आप उसको क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर वस्तु है, उसकी प्राइस कितनी होगी। तो ये था हमारा नाड़ा, उसका अर्थ, उसका उद्भव, उसका विकास और उसके कार्य।